Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 7th History, Chapter 5, Rulers and Buildings, Part 3. Why were temples targeted? Because king built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. क्योंकि जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो मंदिर क्यों बनाते थे? अपना पावर जो है, उनकी जो शक्ति है, जो उनका समृद्धि है, उसको शो करने के लिए, भगवान के लिए उनका जो डिवोशन है वो शो करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते थे. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स. पर जब वो इतना भगवान की डिवोशन के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए बनाते थे, तो दूसरे किंग पे जब अटैक करते थे तब वो इनको टारगेट क्यों करते थे, मंदिरों को? इन द अर्ली 9th century when the Pandya king Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king सेनावन. जब पांड्या किंग जो था श्रीवल्लभा, उन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया और वहाँ के किंग सेनावन को हराया. द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल धम्ममुक्ति नोटेड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूबल्स. ये जो धम्ममुक्ति मॉन्क जो थे, वो संत थे, बुद्ध संत, उन्होंने बताया था कि उसने सब जो वैल्यूबल स्टैचूज़ थे बुद्ध के, मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज्ड. वो सब वो लेके चला गया था पांड्या किंग. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena II, ordered his general to invade Madurai. नेचुरल है, श्रीलंका के जो थे उनको बुरा लगा, उनकी सम्मान को चोट पहुंची, तो जो नेक्स्ट किंग था सिन्हेल रूलर, उसने अपने जनरल को ऑर्डर किया था कि वो मदुरई पे आक्रमण करें. द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, मदुरई जो कैपिटल थी उस समय पांड्याज की. द बुद्धिस्ट chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. और जो आक्रमण किया गया था उसमें स्पेशल ये ध्यान रखा गया था कि जो यहाँ से गोल्ड स्टैचू बुद्धा के लेके गए थे उसको ढूंढा जाए, उसको वापस लाया जाए. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, अर्ली 11th सेंचुरी में जो चोला किंग था राजेंद्र फर्स्ट, उसने शिवजी का मंदिर बनवाया था अपनी राजधानी में. ही फील्ड इट विद प्राइज स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स. जो उसने अलग अलग जगहों से जीती थी मूर्तियाँ, वो सब उस मंदिर में उसने रखी. किसने? राजा जो राजेंद्र फर्स्ट था उसने. एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड ए सन पेडेस्ट्रल फ्रॉम द चोलकियाज, ए गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalings of Orissa, and a Kali statue from the Palace of Bengal. यानी अलग अलग जगहों से जो ये मूर्तियाँ लाए थे वो सब उसने इस मंदिर में रखी थी. ये एक तरीके से वो अपना पावर शो कर रहा था कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वैल्यूबल स्टैचूज़ जो है उसने अलग अलग जगह से जीती है और जीत कर लाया है. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन. राजेंद्र वन के समय में ये था सुल्तान महमूद गजनी. ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स. उसने भी जो भी आक्रमण किए थे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो उन्होंने जगह जगह पे मंदिरों को लूटा था और वहाँ से जो वैल्यूबल मूर्तियाँ हैं वो लेके गया था, और जो भी वहाँ पे मंदिरों में धन समृद्धि थी वो सब लूट के ले गया था. सुल्तान महमूद वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम. बहुत बड़ा राजा नहीं था, रूलर नहीं था सुल्तान उस टाइम. बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, पर मंदिरों को नष्ट करके, स्पेशली द वन ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ का जो मंदिर उसने लूटा था, ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम. उसने अपने आप को ऐसे शो किया था कि वो इस्लाम का बहुत बड़ा योद्धा है. इन द political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship and of defeated rulers. यानी अपने ताकत का प्रदर्शन उन्होंने इसी तरीके से किया था, अलग अलग जगहों पे मिलिट्री कैंपेन करके मंदिरों को लूटना, वहाँ की जो वर्शिप के अलग अलग प्लेसेस थे उनको लूटना, उनके राजाओं को हराना. Gardens, tombs and forts. Under the Mughals,
आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। मुगलों का जो रूल था उसमें आर्किटेक्चर जो है वो और ज़्यादा जटिल बन गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो ये मुगल एम्पियर थे वो लिटरेचर में, आर्ट, आर्किटेक्चर में पर्सनली इंटरेस्टेड थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्स हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लाइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये डिस्क्राइब किया है कि उसका इंटरेस्ट था प्लानिंग करने में और फॉर्मल गार्डन्स को लेआउट बनाने में। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। कैसे गार्डन्स बनाते थे जिसमें 4 भागों में उसको गार्डन को बांट दिया जाता था। आर्टिफिशियल जो नहरें बनाई जाती थी और रेक्टेंगुलर यानी आयताकार जो दीवारें उसे वो ढका, चारों तरफ से बंद होता था गार्डन। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड 4 बाग। 4 अलग अलग पार्ट होते थे इसलिए इनको 4 बाग बोलते थे, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। Beginning with Akbar, some of the most beautiful charbagh were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. See figure 9. तो ये स्टार्टिंग अकबर से हुई थी, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी कश्मीर और आगरा में ऐसे गार्डन बनाए थे। ये आपका फिगर 10 देखिए, फिगर 9 देखिए पहले। तो ये फिगर 9 है, ये चारबाग, फर्स्ट ए चारबाग ऑफ इन हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली 1560 to 1571। ये 4 भागों में बांटा गया है, देखिए आप, मुगल चारबाग बोलते हैं इसको। देन बी टेरेस्ड चारबाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर 1620 एंड 1634, ये वाला बताया हुआ है। देन सी द चारबाग अडेप्टेड एज द रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी 1637। फिर आप देखिए फिगर 10, ये वाला फिगर 10, ए 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट अ चारबाग इन काबुल। नोट हाउ द इंटरेस्टिंग चैनल्स ऑन द पाथ टू क्रिएट द करेक्टरिस्टिक चारबाग डिज़ाइंस। तो ये देखिए, ये लेआउट बनाया जा रहा है, खाका बनाया जा रहा है, ये कैनल्स बनाई जा रही है और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor तैमूर। अकबर के समय में नई नई खोजें हुई थी आर्किटेक्चर में, और उसमें ही जो तैमूर, इनके जो वंशज थे, उनके वहाँ पे जो ऐसा आर्किटेक्ट था उससे ये लोग इंस्पायर हुए थे। द सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड द टॉल गेटवे। सेंटर में ऐसा, ये इसको बोलते हैं डॉम, ऐसा बनाना, टावर और बड़े बड़े गेटवे बनाना जिसको पिस्तक बोलते हैं, बिकम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। सबसे पहले हुमायूं की टॉम्ब में ये दिखाया जाता है। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंट्रल ऑफ द ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशनल नोन एज 8 पैराडाइजेस ऑन हर्षित बिस्ट, ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। ये सबसे पहले जो टॉम्ब वाला स्टाइल है वो हुमायूं के इसमें दिखाई देता है। ये देखिए फिगर 11, टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1560 to 1571। कैन यू सी द वाटर चैनल्स। ये वाटर चैनल्स दिखाए हैं और ये टॉम्ब है, ये हुमायूं के मकबरे में दिखाया हुआ है। और ये देखिए बड़े बड़े दरवाजे। फिगर 12, द थ्रोन बालकनी इन द दीवान आम इन दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। ये थ्रोन है और ये बालकनी है, इसमें ये देखिए बड़े दरवाजे बताए गए। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल से किनारे करे गए थे और रेड सैंडस्टोन से इस बिल्डिंग्स को बनाया गया था। और इसमें 8 कमरे होते थे और सेंट्रल में ये बड़ा सा टॉम्ब बनाया जाता था। 8 पैराडाइजेज या हर्षित बिस्ट इनको बोलते थे। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. शाहजहां के समय में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हुए थे, आगरा और दिल्ली में स्पेशली। The ceremonial halls of public and private audience, दीवाने खास और आम, were carefully planned, जहाँ पे पब्लिक बैठ के
जो एम्पियर है वो प्रॉब्लम्स उनकी सुनता था, उनको बहुत अच्छे से बनाया गया था। दीवाने खास व आम कहते थे उनको। प्लेस्ड विद ए लार्ज कोर्ट यार्ड, बहुत बड़े कोर्ट यार्ड आंगन होते थे जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सके। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज झील सतन और 40 पिलर्ड हॉल्स, बड़े बड़े हॉल होते थे जिनमें पिलर्स लगे हुए होते थे। Shahjahan's audience halls were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla. Qibla क्या होता था? डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर्स। मुस्लिम प्रेयर करते वक्त जिस डायरेक्शन में होते थे उसी डायरेक्शन में इनका एम्पेरर का थ्रोन बनाया जाता था। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, जब कोर्ट चल रहा हो तो जिस तरीके से प्रेयर करते वक्त जिस दिशा में ये मुंह रखते थे उसी दिशा में इनका, उसी डायरेक्शन में इनका फेस होता था। द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। जैसे जो गॉड को पोजीशन थी वही किंग को पोजीशन देने के लिए आर्किटेक्चर व्यू ये रखा गया था। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the emperor's throne were a serious Pitra Dura analysis that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. जो एम्पियर शाहजहाँ का जो थ्रोन था उसके पीछे ये पित्रा दुरा जो क्या बोलते हैं करा गई थी पेंटिंग्स जो थी। पित्रा दुरा क्या है? कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस कन्वेड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। यानी मार्बल में जो बीच बीच में ऑर्नामेंट ये कलर्ड पत्थर लगाए गए थे जिससे ये और ज़्यादा सुंदर बनता था। और ये क्या था? ऑर्फियस जो था उसको ल्यूट यानी बांसुरी प्ले करते हुए इसमें दिखा। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फोर्सियस beats until they coexist together peaceably. The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्फियस था उसका जो म्यूज़िक जब वो प्ले करता था तब सारे जानवर एक साथ शांति से बैठ जाते थे। तो उसी तरीके से जो शाहजहाँ का जो जस्टिस था वो इस तरीके से सबके लिए इक्वल था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब एक साथ हारमोनी से रह सकते हैं। इसीलिए ये थ्रोन के पीछे ये ऐसे डिज़ाइंस बनवाई गई थी। In the early years of his reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of river Yamuna. अर्ली जो उसका रेन था, शाहजहाँ का शासन जो था, उसमें स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल आगरा थी जहाँ पे यमुना के किनारे पे कंस्ट्रक्शन किया गया था। These were set in the midst of formal gardens constructed in the चारबाग फॉर्मेट। चारबाग फॉर्मेट में गार्डन था जिसके बीच में ये कंस्ट्रक्शन था। The चारबाग गार्डन also had a variation that historians describe as the river front garden। इसको river front garden भी बोलते हैं। In this, the dwelling was not located in the middle of the चारबाग but at its edge close to the bank of river। जो घर बनाए गए थे, कंस्ट्रक्शन था वो उसके रिवर के बैंक पे था, गार्डन के बीच में नहीं था। शाहजहाँ अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल के लेआउट में रिवर फ्रंट गार्डन उन्होंने रखा था। द ग्रांडेस्ट आर्किटेक्ट अकम्प्लिश्ड ऑफ हिज रेन। हियर द वाइट मार्बल मोनोस्लियम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज वे टू इट्स साउथ। साउथ में गार्डन था। ये ताजमहल का फोटो दिया हुआ है। ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। शाहजहाँ developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river in the new city of Sahajanabad that he constructed in Delhi. The imperial palace commanded the river front only. Specially favored nobles like his eldest son Dara Sukho were given access to the river। यानी रिवर के किनारे पे ओनली जो मेन लोग थे उन्हीं के घर थे, बाकी सबके घर जो थे वो सिटी के बीच में थे। All others had to construct their homes in the city away from the river यमुना। इसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये लेआउट बनाया था। ये शाहजहानाबाद का लेआउट है जिसमें बहुत कंस्ट्रक्टेड है। ये बहुत ही ज़्यादा देखिए आप 1850 मैप ऑफ शाहजहानाबाद वेयर द एम्पियर्स रेजिडेंस। द सिटी एम्पियर्स टू वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है इसमें। और जो ये
लेआउट है, reconstruction from a map of the riverfront garden city of Agra. How the garden palaces of nobles are placed on both banks of the यमुना. यमुना के दोनों साइड में ये नोबल्स के बने हुए हैं. द ताजमहल इज़ ऑन लेफ्ट, ये यहाँ पे ताजमहल है. तो ये कंपेयर करते हैं शाहजहानाबाद और दिल्ली और ये इसके आगरा के लेआउट से. तो ये ज़्यादा शाहजहानाबाद वाला ज़्यादा जो है क्राउडेड दिख रहा है, जबकि ये बहुत अच्छे से बना हुआ है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.